जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास स्टेटमेंट है डी स्क्वेयर माइनस 7d प्लस 12 इंटू वाई इक्वल टू 2x सबसे पहले हम जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी ये वाली, ये हमारे पास हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे और वो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, वो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिससे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो सिंपल ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करते हुए हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास इजीली 4 and 3। तो सिंपल हमारे पास डी के रिजल्ट्स आ गए 3 and 4, यानी 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 3 और 4। अब हम अपना यहाँ से वाई सी लिखेंगे, यानी फर्स्ट सोल्यूशन लिखेंगे वाई सी इज़ इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल 3x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल 4x। अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अपना वाई पी फाइंड आउट करने की तरफ। तो वाई पी फाइंड आउट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये वाला है कि हम अपने सॉल्यूशन के मुताबिक वैल्यूज़ लिखेंगे। वाई पी इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, डी स्क्वेयर माइनस 7d प्लस 12। और अब जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमें फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, वो फंक्शन है हमारे पास 2x। तो स्टूडेंट्स क्लियरली जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल केस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद रिलेटेड जो पॉलिनोमियल है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्टली सॉल्व आउट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें d की जगह पर d+2 जो है ये रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपनी ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करते हैं। d की जगह पर d+2 और ये एक्सपोनेंशियल 2x जो है ये हमने साइड पे लिख लिया। d+2 कॉमन ले लेंगे ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो d+2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा।
अब फर्दर अब d+2 और d-5 लिखा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाए। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे जब, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये ऊपर वाली पॉलिनोमियल ही नीचे ब्रैकेट में आएगी, इसलिए मैंने उसको दोबारा से नहीं लिखा, एज सच वही इसी तरह से नीचे आएगी। अब देखिए हमारे पास d²-3d+2 लिखा हुआ है। हमारे पास अगर पॉलिनोमियल केस में आए इक्वेशन तो हम क्या करते हैं, उसे 1+x होल की पावर -1 में चेंज करते हैं या 1 - x होल की पावर -1 में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट 2 आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। अब हम इस फंक्शन को ऊपर ले आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट जो हमारे पास नीचे बने। ओके जी, अब हम इस पे अपना फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, 1+x होल हैज़ पावर -1, ये वाला फार्मूला। अप टू सॉन। तो यहाँ से जब हम अपना रिजल्ट यहाँ पुट करेंगे, देखें ज़रा स्टूडेंट्स, हमारी जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसमें हायर डिग्री क्या है, क्यूब, यानी x³ जो है वो हायर डिग्री वाली टर्म है हमारे पास। तो इसी से रिलेटेड अब हमें जो डिफरेंशियल टर्म में भी हायर ऑर्डर चाहिए वो भी हमें 3 चाहिए, यानी d³ तक के रिजल्ट्स हमें चाहिए। तो अब इस इन्वर्स के फार्मूला को हम इस हद तक ओपन करेंगे कि हमारे पास इजीली जो है वो d³ के रिजल्ट्स आ जाएं, और d³ से जो ऊपर वाले रिजल्ट्स होंगे उन्हें हम अप टू सॉन करके कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएंगी तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे सिंपली वो हमारे पास आंसर 0 देंगी। तो रिजल्ट बना हमारे पास 1 माइनस ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें क्यूब फार्मूला को, तो देखें क्यूबिक फार्मूला हमारे पास किस तरह से ओपन होता है, a³ -3a² b +3ab² और -b³। तो इसमें से देखिए हमारे पास d³ तक पावर्स कहाँ आ रही हैं। अगर a हम कंसीडर करें d² और b कंसीडर करें 3d, तो देखें ज़रा
बी की जगह पर जब 3d आएगा तो ये एक क्यूबिक टर्म आती है। अब हमने ये देखना है सिर्फ क्यूबिक टर्म लिखेंगे या क्यूबिक से लोअर वाले टर्म्स लिखेंगे। अगर हम बी स्क्वायर ए करें सॉल्व, यानी इसे स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करवाएं, तब भी हमारे पास ग्रेटर रिजल्ट आता है, सो इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए स्क्वायर बी को भी चेक करेंगे तो भी वो क्यूबिक से बड़ी आती है, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ए क्यूब मीन डी स्क्वायर का अगर क्यूब करेंगे फाइंड, तो वो भी हमारे पास हायर डिग्री आएगी, सो इसको भी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। सो सिर्फ यही एक टर्म लिख रहे हैं हम अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, -3d होल क्यूब। ये ज़रा रेस कर लूँ, ये जस्ट मैंने रफ वर्क में आपको समझाया है। तो -3d होल क्यूब आएगा मेरे पास फर्दर टर्म जो है। तो मेरे पास एक तो फार्मूला से नेगेटिव आ गया, बाकी जब मैंने -3d क्यूब सॉल्व किया तो वो मेरे पास -27d क्यूब आ गया। ओवर में क्योंकि 2 अवेलेबल था तो 2 का भी क्यूब आएगा, जो कि मेरे पास 8 आ गया। इसके बाद जो अगली टर्म्स हैं उन्हें अप टू सॉन कर दें, और ये बाहर ब्रैकेट में हमारे पास हमारी पॉलिनोमियल है। ब्रैकेट के अंदर वाले रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 8 से मल्टीप्लाई इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारे पास जो ओवर वाला नंबर है ना वो सारे का सारा कैंसिल हो जाए। जब हम अंदर 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओबियसली हमें बाहर भी 8 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये बाहर हमारे पास 16 आ गया। अंदर भी 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 8 माइनस। अब जब सेकेंड टर्म को टू जिससे डिवाइड हो रहा है, सेकेंड टर्म है वो हमारी, हम उसे 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 -4d स्क्वायर -3d। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में डिवाइडेड बाय 4 है, तो 8 से मल्टीप्लाई होने से सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास। और देखिए इसमें भी D4 लिखा हुआ है जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। D4 को भी यहाँ से डिस्कार्ड कर दें, यहाँ से निकाल दें बाहर। तो मेरे पास लिखा हुआ है प्लस, और ये 2 अंदर वाली टर्म आई मेरे पास -6d क्यूब प्लस 9d स्क्वायर। उसके बाद जो लास्ट वाली टर्म मेरे पास लिखी हुई है उसमें क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव 27, 8 नीचे से टोटल डिवाइड हो जाएगा, और ये साथ में मेरे पास लिखा हुआ उसके साथ d क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम इनको अरेंज कर लेंगे। ये सॉरी यहाँ से ना d क्यूब के बाद अप टू सॉन भी लिखें, ऐसे अप टू सॉन। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो रिजल्ट हैं उनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -4d स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म +12d -12d क्यूब +18 और +27d क्यूब। ये ऊपर वाली पॉलिनोमियल ही मेरे पास नीचे आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करेंगे हम। डी की लोअर डिग्री पहले लिखेंगे और बड़ी वाली डिग्री हम बाद में लिखेंगे।
सबसे पहले 8, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डी का रिज़ल्ट। डी का रिज़ल्ट हमारे पास जस्ट 12D लिखा हुआ है। ये ऊपर से हम देख रहे हैं, यहाँ से इन्हें इन्हें कलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये इस वाली लाइन को कंप्लीट। फिर आ जाएगा 14D², और फिर आ जाएगा 15D³। क्योंकि 27 पॉजिटिव में है और -12 है हमारे पास। बाहर हमारे पास हमारी पॉलिनोमियल। अब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे अपने। सबसे पहले बाहर वाली जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो अंदर आकर मल्टीप्लाई होगी 8 से। 8x³ - 40x²। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3x² - 10x। नेक्स्ट अब इसी का सेकेंड डेरिवेटिव +14 6x। इस टर्म का एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वो वैसे इसका सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास -10। इसके बाद हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है, तो थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास +15 × 6। बस ये अब इसको सॉल्व करेंगे और टोटल हमारे पास हमारा YP आ जाएगा। फोर्टीन को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84 आ जाएगा, +84। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। जस्ट अ मिनट, 140 को भी 10 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, -140। और जब हम 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से तो हमारे पास ये आ जाएगा 90। स्केयर वाले रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे। 36 और 40 आपस में सॉल्व हुआ है तो -4। 120 और 84 आपस में सॉल्व हुए तो 36 नेगेटिव के। 140 और 90 में से आंसर आ जाएगा -50। देखिए ज़रा, पूरी ब्रैकेट के अंदर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे जो बाहर 16 से डिवाइड हो जाएगा। सो मैं ये डायरेक्ट 8 लिख रही हूँ यहाँ पे। चलें जी, ये हमारे पास टोटल YP भी आ गया। अब टोटल Y इज़ इक्वल टू YC + YP। तो अब इसका आंसर लिखेंगे। C1 एक्सपोनेंशियल 3x था, फोर 2 -
तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास स्टेटमेंट है d हैज़ पावर 4। ये क्वेश्चन में भी आपकी ना बुक में मिस्टेक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने ना साथ साथ इनको करेक्ट कर लेना है। इसमें भी सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी हमारे पास ये वाली। सॉल्यूशन चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम d इज़ इक्वल टू 1 पुट करें, क्लियरली d इज़ इक्वल टू 1 इसका रूट आ रहा है। अगर d इज़ इक्वल टू -1 पुट करें तो वो भी हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारे पास इसके 2 रूट्स हमें मिल गए। वन एंड -1। और बाकी वाले अभी हम इसमें से फाइंड करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन इस पे अप्लाई करेंगे अब। वन, डी क्यूब का रिजल्ट 0, 3, डी का रिजल्ट 0, -4। सबसे पहले इसको डिवाइड कर रही हूँ मैं -1 पे। इसके बाद अब फर्दर इसको डिवाइड करवाऊंगी 1 से। ज़ीरो आ जाएगा। ओके जी, ये भी आ गया हमारे पास 0। तो अब बाकी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बच रही है उससे क्या आंसर आ रहा है, d² + 4 = 0। तो ये ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर्स बनेंगे, इनको लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। d² = -4 एंड d = ±2 आयोटा। तो टोटल डी के रिजल्ट्स जो हमारे पास बने वो यहाँ पे लिख लेंगे अब। d = -1, 1 + -2 आयोटा। सो y(c) क्या बनेगा हमारे पास स्टूडेंट, c1 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, c2 पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल प्लस। अब देखिए हमारे पास +-2 आयोटा आ रहा है तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। c3 के लिए मैंने अनाउंस कर दिया कॉस को, और ये आ गया c4 के लिए साइन। अब हम बढ़ेंगे अपना y(p) फाइंड आउट करने के लिए। देख लें स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं।
ज़रा अप्रिशिएट कर दिया करें। अब तो आपके साथ साथ हमें भी अप्रिसिएशन जो है ना वो ज़रूरत लग रही है अपनी। ओके जी, वाई पी इज़ इक्वल टू ओके जी, साइन हाइपर का हम किस तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैं एक काम कर रही हूँ, साइन हाइपर को पहले अलग से सॉल्व करूँगी और फिर कॉस स्क्वायर को अलग से। तो जिस सोल्यूशन से मैं साइन हाइपर का आंसर फाइंड आउट कर रही हूँ उसका नाम मैं रख ली हूँ YP1। क्लियर। अब डी, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है इसके ऊपर तमाम फैक्टर्स तो हमारे पास मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने साइन हाइपर एक्स को एक्सपोनेंशियल की फार्मूला में चेंज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है उसको भी फैक्टर्स में चेंज कर देंगे ताकि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में मज़ीद आसानी हो जाए। D-1, D+1, D+2 आयोटा, D-2 आयोटा। और अब साइन हाइपर एक्स का जो रिज़ल्ट है ना, जो आंसर या फार्मूला है वो मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर तो प्लेस नहीं थी हमारे पास। साइन हाइपर का फार्मूला हमारे पास है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस नेगेटिव एक्सपोनेंशियल बाय में 2। तो अब इस 2 को भी क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, 1/2 को भी सेपरेट कर लिया। अब देखिए ज़रा मेरे पास फर्स्ट, ज़रा डायरेक्टली थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जो फर्स्ट मेरे पास एक्सपोनेंशियल एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारी की सारी डिफरेंशियल जो है वो एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल एक्स से मल्टीप्लाई होगी, एक दफ़ा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ज़रा इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो हमारी डी की वैल्यू की जगह पर आ जाता है। तो अगर हम फर्स्ट वाले रिज़ल्ट पे क्योंकि x का कोफिशेंट 1 है तो 1 अप्लाई करें तो देखें डिफरेंशियल में जो ये फैक्टर है वो ज़ीरो हो रहा है, तो इसकी बजाय बाकी तमाम में d की जगह पे हम 1 अप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास रिजल्ट बनेगा 1/D-1 इंटू 2। और देखें ज़रा, अगर डी की जगह पे 1 अप्लाई किया तो ये 1+2 योटा और ये 1-2 योटा, ये a+b और a-b का फार्मूला नहीं बन रहा। जब देखिए इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को तो क्या टर्म बनेगी, 1-4 अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर से ये बन गया प्लस, तो ये टोटल टर्म क्या बन गई, 4। तो ये मैं यहाँ पर लिखूँगी 5, टोटल एडअप होकर 5 आ गया ना, तो टोटल मैंने 5 लिख लिया यहाँ पे। ओके जी, अब ये एक्सपोनेंशियल एक्स को भी मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ। फिर इसके बाद -1/2। अब इसके बाद बारी आती है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की। तो अब नेगेटिव एक्सपोनेंशियल में देखें ज़रा, अगर इस पे -1 अप्लाई करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो रही है, बाकियों पे कुछ फ़र्क नहीं आएगा, यानी वो ज़ीरो नहीं होंगी। तो अब क्या करेंगे, इस टर्म के अलावा बाकी तमाम पे हम -1 जो टर्म है वो अप्लाई कर देंगे।
ओके जी, यहाँ पे पहली टर्म आ गई हमारे पास सॉल्व होकर -2, और उसके बाद जब यहाँ पे देखें -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 से ये आ जाएगा, इसमें से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले, इसमें से भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन वही टर्म बन रही है बच्चों हमारे पास। 1 का स्क्वायर 1, a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला है, और फिर ये बनेगा हमारे पास +4, अगेन +5 आ रहा है। और ये मैं लास्ट पे लिख लिया D+1 ब्रैकेट क्लोज। ओके जी स्टूडेंट्स, ये फार्मूला भी आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने आपसे क्या कहा हुआ है कि अगर ये वाली फॉर्म बने हमारे पास तो ये टर्म इज इक्वल टू है x एक्सपोनेंशियल ax। तो देखिए यहाँ पे भी ये कंडीशन बन रही है और यहाँ पे भी ये कंडीशन बन रही है, तो इन दोनों केसेस में अब हम यही रूल अप्लाई करेंगे अपना। वन ओवर टू एक्सपोनेंशियल x, साथ में x और ओवर में 2। अगेन अंदर वाला नेगेटिव -2 जो है वो बाहर जब आएगा तो प्लस में भी चेंज होगा। 1/2 को मैंने एज इट लिखा, x नेगेटिव एक्सपोनेंशियल बाय में 10। अब देखें दोनों में हमारे पास जो टर्म कॉमन आ रही हैं वो डायरेक्टली कॉमन ले लें, और x/10 मैंने कॉमन लिया, अंदर जो 2 बाहर लिखे हुए हैं उन्हें अंदर अप्लाई कर दें। देखें क्या बना, एक्सपोनेंशियल x/2 प्लस नेगेटिव एक्सपोनेंशियल बाय 2। अगर 2 को कॉमन लें तो देखें एक रिजल्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जो कि है कॉस हाइपर एक्स का फॉर्मूला। क्योंकि ये इस तरह भी लिख सकते हैं ना हम, ये स्टेप भी ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद चाहे नीचे आइएगा। चलें जी, ये हमने साइन हाइपर का आंसर निकाल लिया, अब हम निकालते हैं YP2 का रिजल्ट। YP2 में हमारे पास अवेलेबल है कॉस स्क्वायर, जिसे लिखा जा सकता है 1 + cos2x/2, और साथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे भी फैक्टर में चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, फैक्टर में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक को भी हमने सॉल्व करना होता है हम उसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल के जो कॉफिशेंट्स आते हैं वो डी पे शिफ्ट करते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ज़रा डायरेक्ट लिख रही हूँ जो हमने डिफरेंशियल के पेयर्स फाइंड आउट किए थे उन सब को। और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + cos2x और ओवर में 2। तो 1/2 से जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 के साथ एक्सपोनेंशियल की क्या वैल्यू आ रही है, 0।
ये समझे सारी के सारे ये ऊपर वाले फैक्टर्स हैं और साथ में ये मेरे पास आ रहा है 1/2 इधर चला गया, क्योंकि ये जस्ट कांस्टेंट है तो इसके साथ मैं अपनी तरफ से एक्सपोनेंशियल 0x जो है ये मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास नीचे आएंगे 1/, यही ऊपर वाले तमाम के तमाम फैक्टर्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन के फैक्टर्स हैं वो यहाँ आएंगे और साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया cos 2x। तो स्टूडेंट्स ऊपर देखें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0x है, कोफिशिएंट 0 है, तो डी की तमाम वैल्यूज़ की जगह पर आप यहाँ पर सिंपली 0 अप्लाई कर दें। फर्स्ट वैल्यू 1 आ गई, सेकंड वैल्यू -1 आ गई, थर्ड आ गई 2 अयोटा और 4 आ गई -2 अयोटा। यानी ये वाले रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हम अपने कॉज वाले रिज़ल्ट को फ़िलहाल मैं इसको इस सारे रिज़ल्ट को ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस के बाद यहाँ से बाद वाले ये सारे रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे एज इट लिख रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट नीचे जाके इसको फर्दर सॉल्व कर लें। इस सारे को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1/8। कॉस के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, रियल में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस है तो कॉस के लिए हम रियल और साइन हो तो साइन के लिए इमेजिनरी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी की जगह पर 2 अयोटा पुट करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली टर्म ये लिखी हुई है हमने, ये इस नंबर पे 0 हो रही है, तो इसकी बजाय तमाम जो बाकी वाले हैं उन सब पे हम अप्लाई कर देंगे अपना ये वाला रिज़ल्ट। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट नंबर पे 2 अयोटा पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आ रहा है ये रियल के बाद ब्रैकेट वाला रिज़ल्ट मैं नीचे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। ये आएगा मेरे पास 2 अयोटा -1, 2 अयोटा +1 और 2 अयोटा + 2 अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब ये देखें, ये दोनों भी a + b a - b फार्मूला से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 अयोटा स्क्वायर है तो -4 -1 -5 आ जाएगा हमारे पास। -5 जब हमारे पास इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो -20 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो -20 को मैं बाहर लेकर आऊँ यहाँ पर तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, -40, क्योंकि बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा। अब सिंपल मेरे पास फिर से वही रिज़ल्ट है तो मैं अपने डायरेक्ट ये रिज़ल्ट लिख रही हूँ। ओवर में हमारे पास अभी तक लिखा हुआ है अयोटा, 1/, अयोटा वाली टर्म अभी भी है, तो 1/, अयोटा इज इक्वल टू नेगेटिव अयोटा।
ओके जी। नेक्स्ट माइनस माइनस 1/40, एक्स को भी बाहर लिख लेते हैं। हमें सिर्फ रियल से कंसर्न है, तो जब अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी हमारे पास आ रहा है रियल नंबर। सो ये काम करेंगे, योटा मल्टीप्लाई और योटा से होगा तो नेगेटिव साइन आएगा जस्ट। तो बाहर जो +40 लिखा हुआ है वो अगेन हमारे पास इज इक्वल टू -40 हो जाएगा। y इज इक्वल टू YC प्लस YP1, क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सारे आंसर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये हमारे पास नेगेटिव कॉस स्क्वायर के सॉल्यूशन के इक्वल हो, और फिर हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ऑन दी अदर साइड आप यूँ लिख लें डायरेक्टली कि ये आपका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ही है, यानी ये YP2 था और इसी को यहाँ पे पुट करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा टोटल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपने अब इसको टोटल आंसर करके कलेक्ट कर लेना है और यही आपका टोटल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।